नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर और सुमेरा। शुरुआत बुलेटिन के करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में भक्तों की बढ़ती भीड़ पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने राम मंदिर में मौजूदगी दर्ज करवाई है। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार इस वक्त खुद राम मंदिर में ही मौजूद हैं। और देखिए, इस वक्त अपील की गई है प्रशासन से कि आज अयोध्या ना आए। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं और जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और खुद जिम्मा संभालते हुए प्रशासन के कई आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर वहां पर भारी भीड़ है। कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह 7 बजे से मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों को मंदिर खोला गया था, लेकिन उससे पहले ही कहा जा रहा है कि तड़के ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। और अब देखिए, अभी इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और भीड़ का इस वक्त आलम यह है कि और ज्यादा भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें बता दें, ये तस्वीरें अयोध्या की है। अयोध्या में भक्तों की बढ़ती भीड़ है और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद राम मंदिर में मौजूद है। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर आप देखिए सामने, इस वक्त डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार भी इस वक्त मंदिर में मौजूद है, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच अहम खबर, अयोध्या पहुंच गए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से भीड़ का मुआयना किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या पहुंचने से पहले योगी ने एक अहम बैठक भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम मीटिंग की है, इसे लेकर कि किस तरह से अयोध्या में जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उन्हें और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। हेलीकॉप्टर से मुआयना किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का। अयोध्या में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। राम मंदिर की सुरक्षा में 8000 सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की क्योंकि भारी भीड़ है, शाम तक 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान है। राम मंदिर में दर्शन शुरू होने के पहले दिन यानी कि आज राम भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लोगों से अयोध्या नहीं आने की अपील करनी पड़ी। साथ ही सीएम योगी ने राम दर्शन की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। तस्वीरें राम मंदिर की हैं, जहां पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे कि पुलिस के लिए श्रद्धालुओं को संभालना मुश्किल हो गया। मंदिर में दर्शन सुबह 8 बजे से शुरू होने थे, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए आतुर राम भक्त सुबह 3 बजे से ही राम मंदिर पर इकट्ठा होने लगे। भक्तों की बढ़ती भीड़ के चलते रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। साथ ही मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया। सीएम योगी ने राम मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बात की। आला अधिकारियों को हालात की समीक्षा के लिए राम मंदिर पहुंचना पड़ा। हम चाहते लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ होने की वजह से यूपी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग आज अयोध्या ना आए। और पहले दिन जब राम मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोले गए तब मंदिर में किस तरह का नजारा दिखा, आइए आपको भी दिखाते हैं। 500 साल के बाद रामलला के दर्शन की शुभ घड़ी आई। राम भक्त खुद को रोक नहीं पाए। पहले दिन जैसे ही मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खुले, राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में दर्शन सुबह 8 बजे से शुरू होने थे, लेकिन लोग अपने नन्हे बच्चों के साथ सुबह 3 बजे से ही राम मंदिर जुटना शुरू हो गए। अयोध्या में जहाँ भी आप देखेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं, खुशी समाया नहीं जा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए विदेशों से भी राम भक्त अयोध्या नगरी पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क से आई ये राम भक्त रामलला के दर्शन के बाद खुशी में झूम उठे। Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see
Lord Ram today. It was a very moving experience. I had darshan. I was like the third lady that was allowed through the gate. रामलला के दर्शन कितने बजे तक हो सकेंगे और मंदिर में पूजन का समय क्या रहेगा, इसको लेकर क्या नियम तय किए गए हैं, आइए वो भी जानते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने कहा, आज अयोध्या नगरी राममय दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भक्तों की भीड़ ज्यादा है, ऐसे में सभी भक्त आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं और विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने पूरे भारत के प्रत्येक मंदिरों के एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं, इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। इस बीच रामलला की पूजा का विधान तय हो गया है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। रामलला की पूजा नियम के मुताबिक सुबह 3 बजे से रामलला के पूजन और श्रृंगार की तैयारी शुरू हो जाएगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन हो सकेंगे। पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही होगी। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। और सीधे आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज झा और कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं लाइव। पंकज, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहती हूं, लगभग 10 घंटे हो गए हैं दर्शन शुरू हुए अयोध्या में रामलला के। इस वक्त क्या हालात है? जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो क्या बेहतर आपको ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? मेरे पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी भजन कीर्तन करते हुए लोगों का हुजूम जो है अभी भी सरयू नदी हनुमानगढ़ी से इस तरीके से राम जन्मभूमि का मेन गेट है, यहाँ लोग आ रहे हैं। लेकिन सवेरे और शाम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब बिल्कुल व्यवस्थित और विधिवत तरीके से लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। अजीब अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं। लोग गदा लेके, झंडा लेकर के, बैग, बोरिया, बिस्तर लेकर भी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। लॉकर हो गए हैं, वहाँ सब अपना बैग रखते हैं, आराम से अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये देखिए, ये जो इलाका दिख रहा है ना अभी कैमरे आपको टीवी स्क्रीन पर, ये लाइन नहीं लग रही थी पहले होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए थे। 400-500 लोगों को एक साथ अंदर कराया जाता था। अब 1-1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है और सब धीरे धीरे करके अपनी बारी जब आ रही है वो अंदर जा रहे हैं और फिर अंदर मंदिर में उनको दर्शन कराया जा रहा है। अब कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब ये समझ गए हैं कि सबको रामलला के दर्शन करने सबकी बारी आएगी, इसीलिए अब सब धैर्यवान भी हो गए हैं। अब तक करीब 3.5 लाख भक्त जो हैं दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। जी कुमार, एक बार आप बताइए, आप अयोध्या के मंदिर के किस हिस्से में मौजूद हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पहुंचे हैं, क्या आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये मंदिर से थोड़ा बाहर का दृश्य है और दृश्य इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी मेरे दोनों तरफ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और इन नारों के बीच लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल कितनी देर से इंतजार में है लाइन में आप लोग? कितनी देर से लाइन में है? 2 घंटा हो गया हम लोग लाइन में लगे हुए और नहीं लग रहा कि जल्दी जा पाएंगे, जल्दी दर्शन कर पाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा व्यवस्था तंदुरुस्त व्यवस्था। राम जी ने धैर्य सिखा दिया है। राम जी का कृपा है, हम लोग जो सौभाग्य है कि आज हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है, क्या इंतजार करना? बहुत दूर लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चल रहा है प्रभु के दर्शन करने के लिए। 4 गुना लंबी चलेगी लाइन। प्रीति, मैं आपको बताऊं कि सुबह से शाम होते आई है और दर्शकों जो श्रद्धालु हैं उनका हुजूम कम नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन की व्यवस्था काफी दुरुस्त हो गई है और इस तरह की जो लाइनें हैं वो लाइनें आपको जहां तक जाएगी नजर वहां तक आपको लोग नजर आएंगे और ये सारे लोग वो लोग हैं जो दर्शन के लिए आए हुए हैं और ये आगे तक मतलब मुझे लगता है कि गेट नंबर 3 और गेट नंबर 11 मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। बावजूद इसके लोगों में धैर्य है और लोग आराम से जा रहे हैं। कुमार आपके पास दोबारा लौटेंगे और इन तस्वीरों को आगे भी आप दिखाते रहिएगा, लेकिन अभी कुमार बता रहे हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं हैं, पंकज भी बता रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम अपडेट्स के लिए आपके पास जरूर आएंगे। बिल्कुल, और इस वक्त जो अयोध्या में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की
तरफ से भी आज एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अगले कुछ दिनों तक अयोध्या नहीं जाएंगे। पार्टी की ओर से क्यों लिया गया ये फैसला, इसके पीछे क्या वजह रही, देखिए। अयोध्या में आस्था का सैलाब, भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं को संभालने में पुलिस प्रशासन को भारी परेशानी हो रही है। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अयोध्या दौरे में बदलाव किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल के अयोध्या दौरे को टाल दिया है। खबर है कि अभी बीजेपी का कोई बड़ा नेता अयोध्या नहीं जाएगा। दरअसल ये फैसला अयोध्या में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए लिया गया है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। भीड़ को देखते हुए अगर कोई बड़ा नेता अयोध्या जाता तो पुलिस प्रशासन की मुश्किल और बढ़ती, इसलिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। TV9 भारतवर्ष भी आपसे अपील करता है कि अभी अयोध्या ना जाए। TV9 भारतवर्ष की आपसे अपील है कि अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला और बालक राम विराज चुके हैं। देश दुनिया के भक्त प्रभु राम के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी है। भक्तों की भीड़ कम होने के बाद अयोध्या में प्रभु राम दर्शन की योजना बनाएं। भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग और आवश्यक निर्देशों का पालन करें। और अब चलिए TV9 भारतवर्ष के कैमरे के जरिए आज हम आपको अयोध्या नगरी के दर्शन कराते हैं। 60 सेकंड में करिए भव्य अयोध्या नगरी के दर्शन। देश दुनिया से राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या आने पर लोगों को क्या कुछ देखना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता है और अयोध्या में आपका स्वागत इसी सूर्य स्तंभ से होगा। सूर्य स्तंभ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए भगवान सूर्य स्वयं आपके स्वागत के लिए अयोध्या के उस गेट पर खड़े हैं जहां से आप होते हुए राम की पड़ी, हनुमानगढ़ी या फिर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उनके भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचेंगे। एक नजर लता मंगेशकर चौक पर, जहां जाए बिना आपको अयोध्या के विकास के दर्शन नहीं होंगे। जो भी पर्यटक, जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं वो इस चौक पर जरूर आते हैं। ये चौक आज की तारीख में अयोध्या की पहचान बन गई है। तमाम जितने श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसी राम की पैड़ी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला तीर्थ क्षेत्र में अब जाकर वो दर्शन करेंगे। अयोध्या से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और आज करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने शाम 5 बजे तक दर्शन किए हैं। 5 बजे तक कहा जा रहा है 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अभी भी वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये तो राम भक्तों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। शाम 5 बजे तक का जो डेटा आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं आपके पीछे। बिल्कुल लंबी कतारें देख रहे हैं। लोग देखिए अपने माथे पे सामान लेके, कोई स्टेशन से अगर आया है तो कहीं रुक भी नहीं रहा है। सब लोग अपने हाथों में सामान लिए हुए और इस वक्त लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। समीर, सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ व्यवस्थित नजर आ रहा है। जो तस्वीर हमने सुबह में दिखाई थी वो तस्वीर उससे इतर है और जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे सब लगेज लिए हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और रुके नहीं रहे हैं। सीधे पहले रामलला के दर्शन करें और उसके बाद फिर चलें। तो ये लंबी कतार, ये लंबी लाइन आपको वहां तक नजर आएगी जिसमें कि बगल में श्री राम अस्पताल है, जो मेन अस्पताल है, वहां से भी ज्यादा दूर ये लंबी लाइन लगी हुई है। और ये लाइन यह बताने के लिए काफी है कि भक्तों का विश्वास किस तरीके से है। और काफी लोग जो है, सबसे अच्छी बात है कि सुबह में जिस तरीके से कई सारे लोग अति उत्साहित हो रहे थे, कई सारे लोग पुलिस पे गुस्सा भी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके देखिए एक रंग में, एक टोपी में। कहां से आए? पुणे से है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आज तक कोई नहीं। बहुत ही रामराज आ गया, रामराज आ गया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर नजर आ रही होगी और सब लोग एक लाइन में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब एक साथ लाइन बना के खड़े हैं। ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। ठंडी लग रही है आपको? ठंडा क्या है, भगवान का दर्शन में कोई ठंडा नहीं लगेगा। आइए आप
आप कहाँ से हैं? पटना साहिब से। अच्छा, पटना साहिब से आई हैं। और कितना उत्साह है अभी? बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। सब लोग एक लाइन में लगे हुए हैं। अमूमन आप मंदिरों में देखते होंगे समीर, पुरुषों की लाइन अलग होती है, महिलाओं की लाइन अलग होती है, लेकिन सबको एक साथ और सभी डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ जा रहे हैं और 4 घंटे से भी खड़े हैं, तो उनको इस बात की परेशानी नहीं है। उनको लग रहा है कि रामलला के दर्शन हो जाएं, ये एक बड़ी बात है और इसी बात को लेकर तमाम सारे भक्तजन यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक से। सारे यंगस्टर्स प्लान बना के आए हो? प्लान बना के आए 6 दिन 2 दिन चल रहा हूँ सर। अच्छा, 2 दिन से चल रही है। किसके गिर गया कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कुमार, ये बताइए कि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी बेहतर नजर आ रही हैं सुबह से, और जिस तरह से आस्था और भक्ति का अभी सैलाब उमड़ा हुआ है रामनगरी अयोध्या में, यूपी पुलिस ने जो निर्देश जारी किए थे कि भाई फिलहाल आप दर्शन के लिए ना आए, उसमें कोई बदलाव किया गया है क्या? कोई नए ताजा निर्देश जारी किए गए हैं व्यवस्थाएं बेहतर होने के बाद? अगर मैं निर्देशों की बात करूं तो एक बार दिखाना चाहूंगा, पुलिस ने पहले से बहुत दुरुस्त व्यवस्था कर दी है। पुलिस अब खुद खड़ी है और लोगों को लाइन लगवा रही है। पहले क्या हो रहा था कि जत्थों में छोड़ रही थी, तो उससे बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जा रहा था और परेशानी हो रही थी। अब आप देख रहे होंगे तस्वीर दूसरी तरफ से देखिए कि लोग अभी निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्शन कर लिया। तो पुलिस ने एक बेहतर सिस्टम बनाया है। पुलिस का सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को वो परेशानी नहीं हो रही है जो परेशानी सुबह हो रही थी। एक और तकनीकी बात है समीर कि 20, 21, 22 3 दिन ऐसे थे जिसमें अयोध्या में लोगों के दर्शन नहीं हो पा रहे थे मंदिर में, क्योंकि मंदिर में दर्शन बंद हो गया था। अब वो 3 दिन का बैकलॉग भी था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ एक साथ और इस वजह से कुमार वो लोग भी जो इंतजार कर रहे थे 2-3 दिन से दर्शन करने के लिए, वो भी मौजूद हैं। साथ ही उत्साहित लोग हैं जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शन करना चाहते हैं। इस वजह से भी भीड़ ज्यादा है, लेकिन अब काफी हद तक व्यवस्थित लग रहे हैं हालात जिस तरह के बने हैं। इस बीच कल हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक टोकरी लेकर राम मंदिर में पहुंचे। पीएम मोदी की इस टोकरी वाली तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। क्या है पूरी खबर, आप भी देखिए। इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की है तो दूसरी तस्वीर अयोध्या के राम मंदिर की है। दोनों तस्वीरों में पीएम मोदी के हाथ में एक उपहार है। इस उपहार को 20 जनवरी को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों ने राम मंदिर के लिए दिया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों ने इस भेंट को पीएम मोदी को सौंपते हुए राम मंदिर में देने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों से मिली इस भेंट को कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा। अब इस खास उपहार की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर में पीएम मोदी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों से इस उपहार को लेते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो इस भेंट को चंपत राय को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर्मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी भी अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी। इन तस्वीरों में भी यही भाव दिखाई देता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बाजार में जबरदस्त बूम देखने को मिला। राम मंदिर के कारण देश भर में 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बाजार में राम नाम के उत्पादों की ऐसी मांग बढ़ी कि बाजार झूमने लगा। पिछले कुछ दिनों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में कपड़ों से लेकर झंडों की ऐसी डिमांड बढ़ी कि बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में ऐसा बूम आया कि बड़े कारोबारियों से लेकर छोटे कामगारों की दिवाली मन गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि राम मंदिर की वजह से देश में करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का बड़ा कारोबार हुआ, जिसमें अकेले दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ और उत्तर प्रदेश में करीब 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से कपड़ा और झंडा बनाने वाले छोटे कामगारों को खूब काम मिला। होर्डिंग, मिठाई, साज सज्जा और फूलों की बिक्री करने वालों ने भी जमकर कारोबार किया। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से देश में सनातन इकोनॉमी का एक नया चैप्टर जुड़ा है। कुल मिलाकर के यदि एक मोटा अनुमान लगाया जाए तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पूरे देश में इसके कारण से हुआ। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की ये बड़ी मीटिंग है। महासचिवों के साथ
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बनाएंगे रणनीति। शाम 7 बजे बीजेपी के दफ्तर में मंथन होगा। अब तक के चुनावी अभियान की समीक्षा की जाएगी। आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे बीजेपी नेता। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के सभी महासचिवों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। शाम 7 बजे होने वाली इस बैठक में बीजेपी के चुनावी अभियानों की समीक्षा होगी, तो आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी मंथन होगा। बीजेपी का गांव चलो अभियान भी शुरू होने वाला है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले आज गुजरात में जेपी नड्डा ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने अहमदाबाद में दावा किया है कि इस बार मोदी सरकार पहले से ज्यादा सीटें जीतकर हैट्रिक जमाएगी। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। अब आपको अयोध्या की एक दिव्य तस्वीर दिखाते हैं। आज जब रामलला के कपाट खुले उस समय का वीडियो, सुबह जब कपाट खुले और पहली आरती हुई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। उस वक्त का ये वीडियो है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। न्याय यात्रा में हंगामे के बाद असम में सियासी घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं बीजेपी पर आरोप। बैरिकेड तोड़े, कानून नहीं तोड़ेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। हमें कमजोर मत समझना। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम हिमंता ने दिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। इन बयानों के बीच राहुल काफी सख्त लहजे में कह रहे हैं कि हमने बैरिकेड तोड़े हैं, कानून नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इन तमाम सियासी घटनाक्रमों के बीच सीएम हिमंता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मेघालय और असम बॉर्डर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हंगामे के बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि असम के सीएम से हम डरते नहीं हैं। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स से हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। इससे पहले कांग्रेस की न्याय यात्रा में हुए हंगामे के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद उपद्रव हुआ। सीएम हिमंता ने असम के डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश भी दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक राहुल गांधी की नक्सली रणनीति असम के लिए खतरनाक है। और असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने इंडिया का चेहरा कौन होगा, यानी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे सूबों में इंडिया फ्रंट में मतभेद बढ़ रहे हैं। सीट बंटवारा भी इंडिया फ्रंट के लिए बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके असम में राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया फ्रंट आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के सवाल पर क्या कहा, सुनिए। हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, सामने कौन है नरेंद्र मोदी के, क्या बताना चाहेंगे? मैंने आपको बोला और ये हमने डिसीजन लिया है कि सामने इंडिया खड़ा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। राहुल गांधी कहते हैं कि हर कीमत पर विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ। एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। इस बीच कांग्रेस पार्टी का ममता बनर्जी पर भी बड़ा हमला। अधीर रंजन ने कहा कि ममता अवसरवादी नेता है, बंगाल में बीजेपी के साथ चुनाव बांटना चाहती हैं। ममता बनर्जी 2011 में कांग्रेस की दया से बनी थी ममता बनर्जी की सरकार।
बीजेपी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे विपक्षी इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर कलह सतह पर आ रही है। वाम दल पर ममता के प्रहार के बाद अब कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया और ममता को अवसरवादी तक कह दिया। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। इसलिए हर किस्म के बहाना बनाते हुए इंडिया जोट के खिलाफ वो तरह तरह की बयानबाजी करना जारी रखी है। इंडिया में वाम दल के दखल को लेकर ममता ने कहा था कि वाम दल विपक्षी गठबंधन के एजेंडे पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरह बीजेपी को कोई सीधी टक्कर नहीं दे रहा है। मैंने विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था। जब भी बैठक में शामिल होती हूं तो देखती हूं कि वाम दल उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ 34 सालों तक संघर्ष किया। और यूपी में इंडिया फ्रंट में सीट शेयरिंग कैसे होगी? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कैसे बनेगी सहमति? समझिए यूपी कांग्रेस प्रभारी ने क्या संकेत दिए। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारा बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में 3 दौर की बैठक भी हो चुकी है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर दोनों दलों के बीच कई सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व जल्द सीट शेयरिंग पर सहमति बनाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस के अंतर्गत जो भी हमारे घटक दल हैं वो सब आपस में समन्वय स्थापित कर संवाद कर रहे हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग भूमिका है और उसको देखते हुए वहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो भी चर्चाएं हैं, हर पार्लियामेंट सीट को लेकर ये चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, साक्षर मीटिंग कब होगी, क्योंकि आदरणीय राहुल जी तो स्वयं इस समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि यूपी में इंडिया फ्रंट का घटक दल राष्ट्रीय लोकदल भी 6 से 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच पश्चिम यूपी की कुछ सीटों पर सहमति बन चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर उन्हें संविधान सदन में सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का समर्पण हमेशा उन्हें प्रेरणा देता है। तस्वीरें दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल की हैं। संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीएम मोदी ने नेताजी को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। पराक्रम दिवस के इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने भी नेताजी को नमन किया। उधर लखनऊ में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को याद किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा,
इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नए भारत की सुरक्षा नीति बेहद मजबूत है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी के मौके पर यहां तोपों की सलामी दी जाएगी। जिन तोपों से सलामी दी जाएगी उनके बारे में बता रही हैं TV9 संवाददाता अंजू निर्माण। 26 जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर सलामी दी जाएगी इंडियन होवित्जर गन 105 से, जो कि 1720 मीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपको नजर आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब 9 होवित्जर गन जो है वो यहाँ पर कर्तव्य पथ के पास तैनात की गई हैं और इनसे जो है सलामी दी जाएगी हमारे शूरवीरों को, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए, और सलामी दी जाएगी हमारे उन जवानों को जो कि कर्तव्य पथ की पर जो है परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वो तमाम आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ तैयारियों का भी हम आपको दिखा रहे। देखिए हमारी इंडियन आर्मी के जो शूरवीर है वो यहाँ पर खासतौर से इस रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं और ये होवित्जर गन जो है जो खासतौर से यहाँ तैनात की गई है, होवित्जर गन से सलामी तो दी जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात की जाए तो जो रिहर्सल को लेकर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। और कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं की रिहर्सल चल रही है। भारतीय नौसेना की फुल ड्रेस रिहर्सल पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दस्ते में पुरुष और महिला दोनों नौसैनिक शामिल होंगे। कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। इस साल 26 जनवरी परेड में नौसेना का थीम नारी शक्ति और आत्मनिर्भर हथियार रखा गया है। नौसेना की झांकी में नारी शक्ति की ताकत देखने को मिलेगी। नौसेना के मार्चिंग दस्ते में नारी शक्ति हर रैंक में और हर रोल में दिखेगी। इसमें महिला पायलट से लेकर महिला अग्निवीर तक को देखा जाएगा। 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट के लिए भी नौसेना ने जबरदस्त तैयारी की है। नौसेना का बैंड लोकप्रिय धुनों और सिग्नेचर फॉर्मेशन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगा। उन्नीस 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ ही दुनिया के 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को इसकी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। अरसे से भारत सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग करता रहा है। अब मशहूर अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग रखी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ने किया है। एलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के ना होने को बेतुका बताया है। मस्क ने संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की जरूरत बताई है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आने वाले समय में यूएन निकायों में संशोधन की जरूरत है। जिन देशों के पास अत्यधिक शक्ति है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य न होना काफी बेतुका है। एलॉन मस्क ने पूरे अफ्रीका को सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट देने की भी वकालत की। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग करता रहा है और स्थायी सदस्यता के लिए भी दावा करता रहा है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 कहा जाता है। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इनके पास वीटो पावर है जिससे ये यूएन में किसी भी प्रस्ताव को गिरा सकते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उसके बाद कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 25 दिसंबर से शुरू हुई कोहरे की मार अब तक जारी है। कोहरे की वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में तापमान लुढ़ककर 0 से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी से 31 जनवरी तक घाटी में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है। तमिलनाडु के नीलगिरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
यहाँ तापमान 0 डिग्री के करीब पहुँच गया है। नीलगिरी में जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है उससे मौसम वैज्ञानिक हैरान है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज भी कोहरा और शीतलहर की चपेट में है। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है TV9 भारतवर्ष पर।